गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। 24 मार्च पर हम पहुंच चुके हैं करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर। 23 मार्च के जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको आज के दिन ही 3 बजे जो है वो वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा बेसिकली। तो जो कल के आपके करंट अफेयर्स रह गए थे उसको भी आप आज कवर कर पाएंगे। द हिंदू और पीआईबी की सीरीज के अंदर हम एमसीक्यू के थ्रू अपने डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स को लेकर हो, मेंस को लेकर हो या इंटरव्यू को लेकर हो। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। केन बेतवा प्रोजेक्ट कल हमने डिस्कस किया था। केन रिवर के बारे में भी आज भी एक प्रोजेक्ट को रिलेटेड क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं। केन रिवर के बारे में जानेंगे। वैक्सीन को लेकर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। SEAC को लेकर भी एक क्वेश्चन रहने वाला है। गांधी पीस प्राइज को डिस्कस करते हुए वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, फिल्म फ्रेंडली स्टेट, SF20 के बारे में जानेंगे। गंगा क्वेस्ट क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली हमारा क्वेश्चन UNOPS के बारे में रहने वाला है। जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मिशन यूपीएससी 2023 जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इवन जो लोग क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 और 200 डेज की सीरीज के लिए मुझे मैसेजेस भेज रहे थे कि जो प्राइस है उस पर कुछ डिस्काउंट देना चाहिए, तो होली का जो डिस्काउंट है दैट इज स्टार्टेड इवन बिफोर द टाइम। तो टाइम से पहले ही इसे स्टार्ट कर दिया गया है ताकि आप लोग जो इन कोर्सेज के अंदर, चाहे वो 100 डेज हो, 200 डेज हो, मिशन 2020 हो, 23 हो, उसमें एनरोल करना चाहते हैं वो डायरेक्टली अभी कर लें, आपको डिले ना हो। क्योंकि अभी जो लोग 2021 के लिए एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो टाइम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक दिन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन जस्ट स्टार्ट द कोर्स। जो कोर्स के अंदर असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, जो वीडियोस और क्लास लेक्चर्स आपको दिए हैं, उसको आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं और exam.netmok.com पे जाके एनरोल कर लीजिएगा और होली 50 को यूज कर लीजिएगा। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें। 6 अच्छी से ज्यादा स्कोर अगर आप करते हैं देन यू विल बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 में आप डेंजर जोन में आ जाएंगे। नोट्स आप सेकंड टाइम बनाइएगा, लेकिन टारगेट फर्स्ट टाइम सेट करके उसे अचीव करने की कोशिश करिएगा। सोचिए कितना टारगेट सेट करेंगे। चलिए गुड, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारा है केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर। केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर पूछा गया है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ए ट्राइपर्टाइट अग्रीमेंट इज साइंड ऑन दिस। इसको लेकर जो आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट है, ट्राइपर्टाइट अग्रीमेंट मतलब 3 पार्टीज का जो एक अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। हो सकता है द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट दैट इज KBLP is the river interlinking project that aims to transfer surplus water। सरप्लस वाटर को ट्रांसफर करने के लिए ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है लाया गया है। द सरप्लस वाटर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम केन टू बेतवा। केन से बेतवा रिवर के अंदर पानी को ट्रांसफर करने की इसके अंदर बात करी गई है। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है KBLP के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके अंदर है। ये एक ट्राइपर्टाइट अग्रीमेंट है। तो यहाँ पर ये जो पहली स्टेटमेंट की आपकी जो बात है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। अगर आप देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट कुछ कुछ मिलती जुलती, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस वाटर के बारे में बात करिए और थर्ड स्टेटमेंट भी इंडिकेशन दे रही है कि यस इसके अंदर सरप्लस वाटर को ट्रांसफर किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट को आप यहाँ पे मार्क कर सकते थे। लेकिन सारी बात आ जाती कि क्या केन से बेतवा में पानी डाला जाएगा या बेतवा से केन के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट जो आपकी वो भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। केन रिवर से बेतवा रिवर में पानी डाला जाएगा क्योंकि पानी आपका सरप्लस रीजन से डेफिशिएंट रीजन के अंदर डालना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से इंटरलिंकेजेस करी जाती है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है KBLP इज द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जहां पर सरप्लस वाटर जो केन का होगा वो कहां डाला जाएगा, वो बेतवा रिवर के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, तो केन रिवर जो है वो MP के अंदर है, बेतवा जो UP के अंदर जाएगी वहां पर इसको इरिगेट करने के लिए यूज किया जाएगा ताकि जो पानी है वो बुंदेलखंड रीजन के अंदर पहुंच सके। तो मेजर इसका आप ऑब्जेक्टिव की बात करिए तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, केन रिवर से पानी डालना है बेतवा के अंदर और बुंदेलखंड रीजन जो है जो कि वाटर डेफिशिएंट है वहां पर पानी प्रोवाइड करना है। ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, D विल बी योर करेक्ट आंसर। हालांकि मैंने आपको बताया कि केन से बेतवा में पानी जा रहा है। केन मध्य प्रदेश से बेतवा जो यूपी के अंदर फॉल करती है वहां पर पानी लेके जाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि बेतवा का ओरिजिनेशन कहां से होता है। तो केन और बेतवा रिवर कहां से, कौन से राज्य से निकलती है वो मुझे आप जरूर बताइएगा। और ऐसा कभी भी नहीं होगा अगर मैंने बेतवा को लेकर या केन को लेकर एक राज्य की बात करी है तो उसके अलावा वो किसी दूसरे राज्य में जा ही नहीं सकती। नदियां आप जानती हैं, नदियां जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करती रहती हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि ड्राउट को रिड्यूस करना है। ये मैं आपको मेंस की स्लाइड दिखा रहा हूँ जो कि मेंस में आपको एक अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करेगी। फार्मर्स को इससे बेनिफिट मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जा सकता है और बायोडाइवर्सिटी का रेजुवेनेशन भी किया जा सकता है। तो ये 4 पॉइंट्स जो है आप अपने मेंस के आंसर के अंदर जरूर लिखिएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जो कि इसी को लेकर है। पूछा गया है 3 स्टेटमेंट्स देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है केन ओरिजिनेट्स फ्रॉम मध्य प्रदेश। केन जो है मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है। केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व से पास होती हुई जाती है ये।
एंड केन जो है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सोचिए, क्योंकि केन बेतवा न्यूज में है, काफी इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट पहले भी ये न्यूज में रह चुका है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, केन और बेतवा दोनों ही रिवर जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, ठीक है, और फिर यूपी में जाके यमुना के अंदर ये मिक्स हो जाती है। तो दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, एंड देन यहां पे तीसरी स्टेटमेंट इसी वजह से गलत हो जाती है। और क्योंकि तीसरी स्टेटमेंट अगर आप पहचान पाते, अगर आपको पहली दो स्टेटमेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जीरो नॉलेज है मान लीजिए, लेकिन आप इस चीज को लेके श्योर हैं कि जो केन रिवर है, बेतवा रिवर है, वो यमुना में जाके मिलती है, गंगा में नहीं मिलती, तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर पाते, तो बाकी दो स्टेटमेंट्स के बारे में नॉलेज हो या ना हो, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आप इसको भी एलिमिनेट करते, इन तीनों स्टेटमेंट को, तीनों जो तीन है स्टेटमेंट थ्री, वो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन वो आपके आंसर में नहीं हो सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके सीधा आप आंसर ए लिख सकते थे, चाहे आपको पहली स्टेटमेंट की केन कहां से ओरिजिनेट होती है उसके बारे में पता हो या ना हो, केन क्या पन्ना टाइगर रिजर्व से जाती है ये पता हो या ना हो। इसलिए मैं कहता हूं एलिमिनेशन मेथड को जरूर यूज करिएगा, एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखिए, सब चीजें सबको नहीं पता होती, इवन दो जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं, मैंने एग्जाम क्रैक किया है, सब चीजें मुझे भी नहीं पता होंगी। इवन जो टॉपर्स होते हैं, जो हर साल के आपके टॉप रैंक 1 2 3 होते हैं, उनको भी सब चीजें नहीं पता होती है। लेकिन एक एलिमिनेशन मेथड ऐसी चीज होती है जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी नॉलेज हमें, चाहे मिनिमम से मिनिमम नॉलेज ही क्यों ना हो, उसको यूज करते हुए हम एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्वेश्चन जो हमारे सामने है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देयरफॉर इसी वजह से ये चीज होती है कि जिन लोगों को नॉलेज कम होती है लेकिन एप्लीकेशन उनकी अच्छी होती है, वो इस एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो काफी सारी किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन एप्लीकेशन नहीं कर पाते नॉलेज का, उनका एग्जाम नहीं हो पाता। तो मैं ये चाहता हूं आप चाहे मिनिमम चीजें क्यों ना पढ़ें, जैसे कि मैं आपको कहता हूं क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 200 डेज की जो सीरीज है उसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, तो मिनिमम ही आप चाहे क्यों ना पढ़े, लेकिन उसको अच्छे से समझ के पढ़ें, रिवाइज करें और उसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को जब यूज करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन, चाहे आपको नॉलेज हो या ना हो, आप सोल्व कर पाते हैं। चलिए मैप देख लीजिए एक बार। सो दिस इज केन बेतवा इंटरलिंकिंग, ये एमपी से होती हुई फिर यूपी के अंदर मूव करेंगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट यूज्ड वैक्सीन इन इंडिया? तो कोरोना वायरस के लिए, कोविड के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन कौन सी है? इज इट कोवैक्सीन, इज इट कोविशील्ड, कोवैक है या कोवी एड है? बताएं। चलिए, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड डोजेस ऑफ कोविशील्ड टू अप टू 8 वीक्स इन इट्स ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविशील्ड जो है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जा रहा है, और अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो इसकी वेरियस डोजेस देनी है, 2 डोजेस देनी है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाएगा। कोविशील्ड इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज वर्जन AZD1222 द वैक्सीन, जो कि एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ कोलैबोरेट करके बनाई थी, वो है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी, कोविशील्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। और अभी इसको लेकर न्यूज थी, इसी वजह से मैंने आपसे पूछा है कि किसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है। एक पतंजलि ने भी जो वैक्सीन है या कहें कि मेडिसिन है उसको निकाला है, उसका भी नाम अगर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो प्लीज बताइएगा। यूजुअली यूपीएससी में पूछने के चांसेस कम है, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक बार, ये डेटा जो है दिया गया है, मैं एक बार इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। Covishield continues to be the most used vaccine in India. Over 92% of all the doses administered in India until March 20 was Covishield, with the rest being Covaxin. तो सबसे ज्यादा जो 92% डोजेस दी जा रही है वो कोविशील्ड की है, रिमेनिंग 8% के अंदर कोवैक्सीन का नंबर आता है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो कोविशील्ड का जो इस्तेमाल है 92.1% किया जा रहा है, रिमेनिंग कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कोवैक्सीन पहले बिल्कुल नहीं दी जाती थी, तो धीरे धीरे उसका जो यूसेज है, यूटिलिटी, वो इंक्रीज करी गई। एंड पहले 100% जो था वो आपकी कोविशील्ड दी जाती थी, लेकिन अभी उसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम किया गया है। लेकिन यस, कुछ जगह पे कोविशील्ड दी जा रही है, कुछ जगह पे कोवैक्सीन दी जा रही है, लेकिन ज्यादा कौन सी दी जा रही है वो अब आपको पता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है SEAC के बारे में, स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी को लेकर पूछा है कि बताएं SEAC को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो जो चीज पूछी है उसे अंडरलाइन करें, जो चीज रिक्वायर्ड है क्वेश्चन के अंदर उसे आप सर्कल में डालें। इट इज सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो आपकी स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है, से MOF ने सेटअप किया है, और इसका जो टेन्योर है वो 3 साल बताया गया है। क्या है ये, क्यों बनाई गई, ये सब चीजें हम देखेंगे, लेकिन पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। चलिए देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 मेंबर की स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी, दैट इज SEAC को सेटअप किया है, जिसको कि फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ जी जो है वो इसको हेड करेंगे, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये कमेटी बनाई गई है, सेटअप करी गई है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की एप्लीकेशन
बेसिकली जो स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो यूनिवर्सल बैंक्स को स्टार्ट करना चाहते हैं वो अपनी अपनी एप्लीकेशंस देंगे और इन एप्लीकेशंस के इवैल्यूएशन के लिए इस कमेटी को बनाया गया आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी, कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी और आपको नई नई यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई गई है, नहीं इसे आरबीआई के द्वारा बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे जो टेन्योर है वो 3 साल का है। बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये SEAC को लेकर बनाई गई है। और क्योंकि हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करी है, इसको लेकर भी एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बट उससे पहले देख लेते हैं गांधी पीस प्राइज को लेकर। तो सबसे पहले तो जो आपका टॉपिक है आप उसको अंडरलाइन करें और फिर देखें रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है गांधी पीस प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड, हर साल सालाना इसे दिया जाता है। इट इज इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1995, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1995 में इंस्टीट्यूट किया गया था और हर साल इसे दिया जाता है। मे बी द अवार्ड इज ओपन टू ऑल इंडियंस ओनली रिगार्डलेस ऑफ रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड और सेक्स, तो इंडियंस को ही दिया जाता है लेकिन वहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ये चीज इसके अंदर डाली गई है। सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। अभी रिसेंटली जो है 2019 के और 2020 के जो गांधी पीस प्राइजेज है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए पिछले साल नहीं किया जा सका था क्योंकि कोविड था, कोविड की वजह से काफी सारी मीटिंग्स और काफी सारे इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं वो रोक दिए गए थे, लेकिन अभी इसे दोबारा से लाया गया है और 2019 और 20 दोनों के जो अवार्ड्स हैं एक ही बार उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। आपको इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको दिया गया, ये यूपीएससी के अंदर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। पीसीएस एग्जाम या फिर दूसरे एग्जाम जो होते हैं वहां पर नाम पूछे जाते हैं कि बताएं 2019 का गांधी पीस प्राइज किसको मिला है, 2020 का किसको मिला है, लेकिन यूपीएससी क्या पूछेगा? वो गांधी पीस प्राइज के बारे में पूछेगा, भाई ये किसने बनाया है, कब कब दिया जाता है, किस किस को दिया जाता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप पिछले सालों का एनालिसिस करेंगे किस व्यक्ति को प्राइज दिया गया, ये इस तरीके के क्वेश्चन 2008-9 तक पूछे जाते थे। उसके बाद से जब 2010-11 के अंदर मैंने भी तैयारी करना शुरू किया तो पिछले क्वेश्चन को एनालाइज किया तो पता चला कि ये पहले पूछे जाते थे लेकिन उसके बाद ये नहीं पूछे जाने लगे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में तो वैसे ही बिल्कुल ही नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पीसीएस या दूसरे एग्जाम में अभी भी इनका ट्रेंड जो है वो चल रहा है, पूछे जाते हैं। लेकिन जो यूपीएससी का एग्जाम है वहां पर से नेम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्राइस क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, कब एस्टैब्लिश किया गया था, किन किन लोगों को दिया जाता है, कौन कौन एलिजिबल होते हैं, ये चीज आज भी पूछी जाती है। इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया। सोचिए, चलिए देखिए, ज्यूरी जो होती है फॉर गांधी पीस प्राइज इसको कौन चेयर करते हैं, क्या कोई बता सकता है? सोचे, ज्यूरी फॉर गांधी पीस प्राइज इज चेयर्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी एंड इसमें 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, नेमली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा। तो यहाँ पे कौन कौन होते हैं? इसमें हेड जो हो गए पीएम हो गए, फिर 2 मेंबर इसमें कौन कौन होते हैं? सीजेआई एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ठीक है, 2 एमिनेंट मेंबर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ज्यूरी, जिसमें श्री ओम बिरला जो हमारे स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो भी शामिल थे, एंड श्री बिंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है, वो भी एमिनेंट पर्सनैलिटी के तौर पे इसके अंदर शामिल थे। अवार्ड कैरीज एन अमाउंट ऑफ 1 करोड़, 1 करोड़ का प्राइज इसके अंदर होता है, एक साइटेशन होती है, एक प्लाक जो होता है वो दिया जाता है। और यहाँ पर 2 जो अवार्ड है ये दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को, वो किसी भी नेशनैलिटी का हो, इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जेंडर का हो, उन व्यक्तियों को ये दिया जा सकता है। तो ये जो इंडियन वाली कंडीशन थी ये गलत थी, और अगर आप इसको पहचान लेते तो सीधा एलिमिनेट कर देते BCD को और सीधा आप अपने आंसर पे पहुंच जाते। मतलब ये एनुअल दिया जाता है, बाय एनुअल दिया जाता है, ये पता हो या ना हो आप सीधा इसको करेक्ट मार्क कर देते। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 से ये दे रहे हैं, ये पता ना हो या हो, इसको बिना देखे आप मार्क कर सकते थे। अगर सिर्फ आपको तीसरी स्टेटमेंट के बारे में ये सिर्फ चीज पता होती कि गांधी पीस प्राइज जो है वो किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस को ही मिलेगा। ठीक है, तभी मैं कह रहा हूं एलिमिनेशन मेथड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज है या फिर 200 डेज की सीरीज है, इसे आप एनरोल कर लीजिएगा, बिकॉज होली 50 जो डिस्काउंट है आपका वो चल रहा है और इसके थ्रू आप 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं सिर्फ ये चीज आपसे चाहूंगा कि व्हेन यू एनरोल इन दिस कोर्स आई वुड एक्सपेक्ट यू कि एटलीस्ट जो 2 घंटे आप डेली बेसिस पे दे रहे हैं उसे जरूर दें, क्योंकि ये जो 2 घंटे होंगे इसके अंदर जो आप लेक्चर्स देखेंगे, जो एमसीक्यूज को आप सोल्व करेंगे, जो एमसीक्यू के लेक्चर्स देखेंगे या क्लास लेक्चर्स आप देखेंगे या फिर जो गाइडेंस वीडियोज होंगे उनको जरूर फॉलो करिएगा, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को इनके अंदर कवर किया हुआ है एंड यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड अलॉट। अगर आप 2021 के अंदर जो कि आपका एग्जाम
जून के महीने के अंदर होने वाला है, उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। सो दीज टू कोर्सेज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेकिन एनरोल तब करें जब आप अपना 100% इसमें दे पाए, बिकॉज वंस यू गिव यू 100%, यहाँ पे जो चीजें दे रखी हैं, जो मटेरियल आपको दे रखा है, जो वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके, सो क्विक रिवीजन के लिए भी ये कोर्स आपको काफी हेल्प करने वाला है, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो आपके हो सकते हैं, कुछ एरियाज रह गए हो जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप इसके थ्रू कवर कर सकते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें क्लास वीडियोज हैं, एमसीक्यू वीडियोज हैं। इसमें दोनों ही वीडियोज अवेलेबल हैं आपके पास, चाहे वो एमसीक्यूज के लेकर हो या फिर वो क्लास लेक्चर को लेकर हो। सो यहाँ पर आपकी जॉब यही है कि आप अपना टाइम है वो इसको जरूर दीजिएगा वंस यू गेट एनरोल्ड, और जो भी इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको डे वाइज वीडियोज या असाइनमेंट्स दिए हैं उसको जरूर करते जाइएगा। इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों को कवर किया है। सो ऑल राउंड प्रिपरेशन जो आपकी है वो हो जाती है इसके थ्रू। अब ये कोर्स बनाया क्यों गया है, देखिए आई थिंक आपके साथ भी इस तरीके से कुछ होता होगा कि जब हम मॉक टेस्ट करते हैं, हमारा जो स्कोर है 60 70 80 तक आके रुक जाता है। तो वहां पर जब मुझे भी इसको इंक्रीज करना होता था, बहुत परेशानी होती थी कि क्या किया जाए। तो कोशिश यही करी गई है कि जिनका इस ब्रैकेट में स्कोर आ रहा है कि 60 स्कोर है, 50 स्कोर है, 70 80 स्कोर है, और वो 100 प्लस लेके जाना चाहते हैं, 110 120 तक आना चाहते हैं, तो कुछ स्पेसिफिक चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। हो सकता है वो अभी तक आप मिस करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन में हो या करंट अफेयर्स पोर्शन में हो। वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं ताकि आप अपने मार्क्स के अंदर वो जो 30-40 मार्क्स एक्स्ट्रा है उसको यहाँ पर जोड़ सके। इसी वजह से ये कोर्सेज जो आपके लिए बनाए गए हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022 एंड 2023 जो है उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज रहने वाले हैं 2022 एंड 2023, ये आपके अप टू जब तक आपका इंटरव्यू लेवल कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको जो मटेरियल है इसके अंदर और जो गाइडेंस है वो इसके अंदर प्रोवाइड करी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स? इसमें से कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं? सोचिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। गंडक गंगा है, कोसी घग्गर है, शारदा यमुना है, महानदी गोदावरी। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, क्योंकि देखिए हम केन बेतवा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है एग्जाम के अंदर दूसरे वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। देखिए कभी भी ऐसा नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन चांसेस काफी कम है कि अगर केन बेतवा रोज न्यूज में आ रहा है तो क्वेश्चन उसी को लेके आ भी सकता है। मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको लेकर पूछा जा सकता है, लेकिन इससे एसोसिएटेड जो चीजें होती हैं वो भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए, क्योंकि यहां पर केन बेतवा के बारे में बात हो रही है, तो इसके अलावा जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो ज्यादा न्यूज में नहीं है उनको लेकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ गंडक गंगा, कोसी घग्गर, शारदा यमुना, महानदी गोदावरी, ये चारों ही आपके इंटरलिंकिंग को लेकर, वाटर लिंकिंग को लेकर प्रोजेक्ट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। जल्दी से यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, मैंने आपको सारा दिया है। आप इसकी बेसिकली इसको नोट्स में भी लिख सकते हैं और या फिर इसका स्नैपशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं, या फिर वैसे भी मैं इसका जो एक पीपीटी है वो तो शेयर करूंगा ही, पीपीटी से भी आप देख सकते हैं और इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स जो आपके पेनिनसुलर रीजन के अंदर है, हिमालयन रीजन के अंदर है, वो सब दिए हुए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन द कंट्री? तो अभी जूरी जो है उसने 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसको अनाउंस किया, उसके विनर्स को अनाउंस किया। 2019 के जो पेंडिंग रखे हुए थे कोरोना की वजह से, अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड वाज डिलेड बाय अ ईयर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। और अभी यहाँ पर किस किस अभिनेता और अभिनेत्री को ये प्राइजेस दिए गए हैं वो भी बताए गए हैं, लेकिन वो अभिनेता का नाम, अभिनेत्री का नाम वो आपके पीसीएस एग्जाम के लिए जरूरी है, वो आपके दूसरे जो ग्रुप ABCD के आप एग्जाम देते हैं उनके लिए जरूरी है, लेकिन यूपीएससी के अंदर नाम जो है वो इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन जो एक यूनिक चीज निकली वो है स्टेट का नाम। स्टेट जो है वो पूछा जा सकता है कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन निकल के आया है। 4 ऑप्शन आपके सामने। मीनवाइल मैं आपको बताता हूँ किस किस को इसमें प्राइज मिला है। हो सकता है आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीसीएस भी साथ साथ तैयार कर रहे हो, तो वहां पर ये नॉलेज आपको काम आ जाएगी। जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स आप में से भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग वेस्ट बंगाल सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीसीएस के लिए कर रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं, यूपी के लिए कर रहे हैं, हरियाणा के लिए कर रहे हैं, तो उनके मैसेजेस आते रहते हैं मेरे पास कि सर ये क्वेश्चन आपके नोट्स में से मैंने किए थे, ये 3 या 4 क्वेश्चन जो थे वो इस एग्जाम में आए हुए थे, और वो फोटो भी खींच के मुझे भेजते हैं कि सर दीज आर द क्वेश्चन जो आपके जो डेली क्विजेज है इसके अंदर हमने करे थे, और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन जो है वो इस पीसीएस एग्जाम में आया हुआ था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, इसी वजह से बता रहा हूँ। मनोज वाजपेयी जो है और धनु जो है उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। मनोज वाजपेयी जो है उनको अवार्ड मिला है फॉर हिज मेजर परफॉर्मेंस रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल भोसले के अंदर जो उन्होंने रोल प्ले किया है। साथ ही साथ कंगना रनौत जो है उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, जो मणिकर्णिका के अंदर उन्होंने रोल किया है, जो झांसी की रानी का उन्होंने यहाँ पर रोल निभाया। ठीक है, अब आते हैं स्टेट के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। सिक्किम जो है उसको मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्किम इसके अलावा किसी और चीज के लिए भी जाना जाता है, कुछ याद आ रहा है? ऑर्गेनिक
कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, किस चीज को रेफर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हमने पीछे पढ़ा था स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, मैंने कहा था आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना है इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दे आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which provide financial services to unserved and unbanked region of the country। तो कंट्री के ऐसे रीजन जो कि अनसर्व्ड है, जहां पे ज्यादा बैंक्स वगैरह नहीं है, जो कि अनबैंक्ड है, जहां पे बैंक है ही नहीं, उन एरियाज को ये हेल्प करता है। दे आर रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे इन्हें रजिस्टर किया जाता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं ऐसे ही रीजन के अंदर, इसलिए इनको लाया जाता है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, ताकि जहां पर बैंक्स अवेलेबल नहीं है, बैंक की ब्रांचेस अवेलेबल नहीं है, बैंक की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ऐसे एरियाज के अंदर ये हेल्प कर पाए। तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। एंड यस, ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किए गए एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है गंगा क्वेस्ट के बारे में पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, गंगा क्वेस्ट इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। गंगा क्वेस्ट क्या है? क्या ये क्लीन गंगा मिशन का कोई कंपोनेंट है? कोई ऑनलाइन क्विज है गंगा के ऊपर? कोई गंगा का म्यूजियम है जो बनाया गया है? गंगा का हिस्टोरिकल अवेयरनेस कोई कैंपेन है? सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा ऑनलाइन क्विज ऑन गंगा, एक बाइलिंगुअल हिंदी में और इंग्लिश में। आप चाहें तो इस क्विज को देख भी सकते हैं, ले सकते हैं ऑनलाइन जाकर। ये क्विज जो है गंगा के ऊपर बनाया गया है। इसे ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? इसे ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी है NMCG। क्या है ये? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एक अथॉरिटी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम को भी इंप्लीमेंट कर रही है। ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन इसलिए मैं कहता हूं काफी जरूरी होती है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो NMCG जो है एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रही है। इसके साथ साथ एक और बॉडी है यहाँ पे जिसका नाम है ट्री क्रेज फाउंडेशन, TCF, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गंगा रिवर को क्लीन करने, एनवायरमेंट को सही बनाने के लिए कमिटेड है। उसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा मिलके इस क्विज को कराया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज अ क्विज बेसिकली। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि UNOPS के बारे में है, पूछा गया। UNOPS के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज एन ऑपरेशनल आर्म ऑफ WTO। WTO का ये एक ऑपरेशनल आर्म है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है। इट्स अ सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। सोचे क्या आंसर होगा, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। चलिए, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, क्या फुल फॉर्म है UNOPS की? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क, ताकि एक यूनियन, इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जल जीवन मिशन, इसको सपोर्ट किया जा सके उत्तर प्रदेश के अंदर। और वैसे भी देखिए नाम में ही UN आ रहा है, तो ये UN का एक आर्म है, ऑपरेशनल आर्म है, ना कि WTO का। तो पहली स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाती है, और जैसे ही पहली स्टेटमेंट गलत होती है आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए, देखिए हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन काफी सारे 15, 20, 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएंगे जहां पे एक क्रूशियल स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्रूशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को यहां पे एलिमिनेट कर देते तो आप सीधा आंसर पे ना पहुंच पाते, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते तो यहां पे A एलिमिनेट होता और D एलिमिनेट होता, B और C में से आपको चूज करना पड़ता। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड हर जगह अप्लाई करिएगा, वो आपको हर जगह हेल्प करेगा, लेकिन कई जगह पे क्रूशियल स्टेटमेंट्स ऐसी होंगी जिसको एलिमिनेट करके सीधा ही आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, जैसे 3 क्वेश्चन में हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा। यहाँ पे WTO का आर्म नहीं है क्योंकि ये इसके नाम के आगे UN आ रहा है, तो ये UN का आर्म है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, नहीं, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में नहीं है, डेनमार्क में है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बची हुई स्टेटमेंट C विल बी द करेक्ट आंसर। और क्यों ये न्यूज में था यूपी के अंदर जल जीवन मिशन को सपोर्ट करने के लिए, वो भी मैंने आपको बता दिया है। सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? C विल बी द करेक्ट आंसर। UNOPS जो एक ऑपरेशनल आर्म है यूनाइटेड नेशन का, जो कि डेडिकेट किया गया है वेरियस प्रोजेक्ट्स को जो कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम में आते हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे लोकेट करता है? UN सिटी कैंपस कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर है। UNOPS को एस्टेब्लिश किया गया था 1973 के अंदर, लिख लीजिए भी, एज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के अंतर्गत, एंड इट बिकेम इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ फाइनेंसिंग इन 1995। शुरुआती दौर में सेल्फ फाइनेंसिंग इंडिपेंडेंट नहीं था। 1973 से 1995 में 20 से ज्यादा साल इसको लगे सेल्फ फाइनेंसिंग और इंडिपेंडेंट होने में। चलिए, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब 2 मिनट के अंदर इसके ऊपर हम करने वाले हैं एक्टिव रिवीजन।
हम पैसिव रिवीजन नहीं करेंगे, एक्टिव रिवीजन रहने वाली है, सो बी रेडी। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक्टिव रिवीजन हमारी क्यों जरूरी है, और एक बार दोबारा से बता देता हूं जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए, कि दो इंडिविजुअल अगर एग्जाम को दे रहे हैं ए और बी, पास उसी का एग्जाम होगा जो ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर ए हर क्वेश्चन के पीछे 4 या 5 फैक्ट्स को रिकॉल कर पा रहा है और बी सिर्फ एक को या 2 को कर पा रहा है, तो ए के पास होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। इसी वजह से कह रहा हूं जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसको रिकॉल जरूर करें। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने ये आया, आपने देखा केन बेतवा प्रोजेक्ट, केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो आप रिकॉल करें, कमेंट सेक्शन में, लाइव कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें, नहीं तो बाद में कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर दें, या फिर आपने कहीं और भी न्यूज में, न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, कहीं पे भी केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेकर कोई चीज पढ़ी हो या फिर आपको याद आ रही हो, उसे आप टाइप जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट रीडिंग एंड रिकॉलिंग। रीड करना है, रिकॉल करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रीडिंग तक ही रुक जाते हैं और रिकॉल नहीं करते हैं। रीड 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 करते जाते हैं, इंफॉर्मेशन को इनपुट करते जाते हैं, लेकिन आउटपुट नहीं करते, रिकॉल नहीं करते। इसी वजह से इंटरनली जब वो इंफॉर्मेशन जाती है पढ़े पढ़े वेस्ट हो जाती है, उसका यूज नहीं होता है, और जब रिकॉल नहीं होगी तो उसके भूलने के चांसेस और एग्जाम के टाइम में उसे यूज करने या रिकॉल करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी वजह से डेली बेसिस पे मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपसे इंफॉर्मेशन को रिकॉल कराया जाए, आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, कि इंफॉर्मेशन को आप यहां पर भी इस एक एनवायरमेंट के अंदर जहां पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर तो यहां पर भी आपके ऊपर रहता होगा, आप रिकॉल कर पाए, और जब आप एक्चुअल एग्जाम में जाए वहां पर भी रिकॉल करने में आपको परेशानी ना हो। चलिए, तो यहाँ पे केन बेतवा के बारे में जल्दी से मुझे बताएं कौन से राज्यों से ये दोनों नदियां निकलती हैं, और मैंने आपको बताया था इंटरलिंकिंग करी जाएगी। इसके अलावा काफी सारे और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जिसके की किस रीजन को पानी देने की बात करी जा रही है। वाटर स्कार्स रीजन कौन सा था? यस, बुंदेलखंड रीजन। ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट है, ध्यान रखिएगा। और मेंस के तरीके से भी मैंने आपको 4 चीजें यहाँ पर बता दी थी। केन जो है मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही है, और क्या ये पन्ना टाइगर रिजर्व से होके जाती है? यस और नो बताइएगा। और केन बेतवा कौन सी रिवर में जाके मिल जाती है वो भी मुझे बताइएगा। चलिए, केन रिवर जो है पन्ना टाइगर रिजर्व से होके जाती है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और केन और बेतवा रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है? यमुना रिवर की, गंगा की नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट सबसे ज्यादा वैक्सीन कौन सी यूज हो रही है। नंबर 1 वाली बताइएगा, नंबर 2 वाली बताइएगा। नंबर 2 वाली मैं आपको बता देता हूं, इट इज कोवैक्सीन। और नंबर 1 पे है आपकी कोविशील्ड, जो कि 90% से ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, 92%, एंड 8% आपकी कोवैक्सीन हो रही है। चलिए, देन नेक्स्ट हमारा डिस्कशन हुआ था SEAC के बारे में। कौन इसको लेके आया है जल्दी से बताएं। 3 साल का टेन्योर रखा गया इस कमेटी का, जिसको कि फॉर्मर RBI डेप्यूटी गवर्नर, जिनका नाम है श्यामला गोपीनाथ, वो इसको हेड करने वाले हैं। और वो देखेंगे बेसिकली कि जो यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की एप्लीकेशन आ रही है उसमें किसको किस तरीके से इवेल्युएट करना है। ठीक है, RBI इज द करेक्ट आंसर, जिसके द्वारा इस कमेटी को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। एंड देन हमने गांधी पीस प्राइज के बारे में जाना था। तो यहां पे मैंने आपको बताया हेड कौन कर रहे हैं इसको। यस, जूरी के अंदर जो हेड है, चेयरमैन जो है इसके, वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, और 2 एमिनेंट पर्सनैलिटी में ओम बिरला जो स्पीकर है हमारे वो हैं, और साथ ही साथ श्री बिंदेश्वर पाठक जो है फाउंडर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इसमें शामिल है। 1 करोड़ का प्राइस दिया जाएगा इसके अंदर। क्या ये इंडियंस को दिया जाता है या नॉन इंडियंस को भी दिया जा सकता है, वो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एनुअल अवार्ड दिया जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में इंस्टीट्यूट किया था, बिना किसी भेदभाव के, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, सेक्स के ये प्राइस दिया जाता है, चाहे वो इंडियंस हो या नॉन इंडियंस हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। उससे पहले होली 50 का जो कोड है इसको यूज कर लीजिएगा, और अपनी जो भी सीरीज आप एनरोल करना चाहते हैं उसे जल्दी से एनरोल करके उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज टाइम अभी ज्यादा नहीं है। तो आपको मिनिमम टाइम के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छोड़ के नहीं जाने, वो करके जाने हैं। ठीक है, इट विल नॉट हेल्प यू अगर आप बहुत सारी चीजें पढ़ के जाते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको करके जाना काफी जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इसके अंदर से इंटरलिंकिंग के, तो ये चारों ही थे इसके अंदर, चारों नाम मैंने आपको दिए थे। और यहाँ पे आप रिवर सिस्टम जो है उनको भी देख लीजिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उसको अनाउंस किया जा रहा है, 2019 के हैं ये। इसके अंदर मनोज बाजपेयी से लेके जो कंगना रनौत है उनको इसके अंदर बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो दिया गया है। एंड सिक्किम इज द मोस्ट फ्रेंडली स्टेट, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। जल्दी से बताएं इसे कौन से एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है। दे आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अंडर सर्व्ड अनसर्व्ड अनबैंक्ड रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये आते हैं कंपनी से 2013 पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम करते हैं। गंगा क्वेस्ट के बारे में जाना था हमने, क्या है ये जल्दी से बताएं। यस, इट इज एन ऑनलाइन क्विज ऑन गंगा, किसके द्वारा लाया गया? NMCG एंड TCF, प्री क्रेज फाउंडेशन एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। NMCG किसको इंप्लीमेंट कर रहा है जल्दी से बताएं। मैंने आपको एक प्रोग्राम का नाम बताया था जिसको NMCG इंप्लीमेंट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो बाकी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनके आंसर देके भी आप रिकॉल कर सकते हैं। फिर हमने UNOPS के बारे में बात करी थी, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर आता है। हेडक्वार्टर मुझे जल्दी से बताएं इसका कहां पे लोकेट करता है।
सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, शुरुआती दौर में नहीं था, 1973 में से बनाया गया था, तब ये नहीं था, लेकिन 22 साल के बाद 1995 में ये इंडिपेंडेंट और सेल्फ फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। ठीक है, यूएनओपीएस यूएन का आर्म है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर लोकेट करता है। चलिए, तो यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो चुकी है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के एक एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बाकी लेक्चर को देखेंगे। चलिए, प्रीलिम्स के अंदर आंसर करिएगा यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लेट्स सी कितने लोग इसको आंसर करते हैं। एंड मेंस के अंदर और इंटरव्यू का कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है आजकल, लेकिन डिफरेंस भी है, तो देखते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा मैंने और यहाँ पे थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन पूछा, हाउ डू यू थिंक इंटरलिंकिंग और रिवर्स वुड हेल्प। तो इंटरलिंकिंग और रिवर्स से हेल्प मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये आपको बताना है 150 वर्ड्स के अंदर। और इंटरव्यू के अंदर आपको क्वेश्चन करना है, डू यू थिंक बुंदेलखंड रीजन विल गेट वाटर थ्रू केन बेतवा प्रोजेक्ट। आपको लगता है केन बेतवा प्रोजेक्ट जो किया जा रहा है उससे बुंदेलखंड रीजन को पानी मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में समझाइएगा, इसका बैकग्राउंड देके। चलिए, जो सेकंड चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज वहां पर एनसीईआरटी के वीडियो जो है वो यहाँ पे डाले जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने एक लाइव सेशन शुरू किया था, क्या आपको लगता है कि वो लाइव सेशन दोबारा से शुरू करना चाहिए, तो उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो 9 PM हम लाइव किया करते थे, और जो ये मेंस और इंटरव्यू के जो आपको आंसर्स देने हैं, जो अपने आपको आंसर्स को सबमिट करना है, वो इन ग्रुप्स के अंदर आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इन ग्रुप को सर्च कर लीजिएगा, नेटमॉक का एक मेंस का ग्रुप है और एक इंटरव्यू का ग्रुप है। एंड थैंक्स फॉर सजेस्टिंग इट, बिकॉज ये जो दोनों ग्रुप्स थे ये आप ही की सजेशन के बाद, आप ही ने रेकमेंड किया था, उसके बाद स्टार्ट किए गए थे। एंड वेन एवर आई गेट टाइम टू सी इन टू दीज ग्रुप्स, तो मुझे जो डिस्कशन दिखती है वहां पे काफी वो मैच्योर लेवल की दिखती है, विच इज फाइन साइन की अच्छा हुआ कि ये ग्रुप्स को बनाया गया। अब टाइम है, जल्दी से अपने आंसर्स को लिख दीजिए यहाँ पे, अपने मार्क्स को लिख दीजिए यहाँ पे, कितना कितना किस किसने टारगेट किया था, किसने कितना कितना यहाँ पे स्कोर किया है। और लेट्स सी कि टॉपर कौन है यहाँ पर। 10 on 10 टॉपर्स रहते हैं यूजुअली, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि 10 on 10 नहीं स्कोर करके 9 वाले भी टॉपर्स रहते हैं। तो कोशिश करिएगा उस टॉप ब्रैकेट में आने की, 6 अच्छे से ज्यादा किया, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। अब जब भी नेक्स्ट टाइम वीडियो को देखेंगे अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड कि नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लास्ट के टाइम के अंदर ये नोट्स ही आपकी हेल्प करेंगे। पूरी की पूरी किताबें पढ़ना, पूरे के पूरे वीडियो देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी वेरी सुन, क्योंकि 3 बजे भी आपका लेक्चर होने वाला है। जो 3 बजे आपको नेटमॉक के ऊपर ही आज ही 3 बजे जो कल का हमारा लेक्चर रह गया था वो आपको कंप्लीट करना है। वो 10 क्वेश्चन आपको जो 23 मार्च के वो कंप्लीट करने हैं, और वहां पर भी आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज दैट विल मोटिवेट अस अ लॉट। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू एट 3 PM, टेक केयर।